हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करने वाले हैं और साथ में जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसको भी समझते हुए चलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे फ्रांसीसी क्रांति के स्टोरी को समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वो रीजंस रहे होंगे जिसके वजह से फ्रांस में ये क्रांति हुई और किस तरह से क्रांति की शुरुआत हुई और इसकी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ी। ठीक है, और अंत में हम ये भी देखेंगे कि इसका नतीजा क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम। तो दोस्तों, चलिए हम इस किताब से, इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति को समझना, ताकि हमें लाइन बाय लाइन समझ में आए कि फ्रांसीसी क्रांति में एक्चुअल में क्या हुआ। हम कई जगह पर, कई यूट्यूब वीडियोस और कई जगह पर इसकी कहानियां सुनते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में ये नहीं जान पाते कि किताबों में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको किताबों की लाइनों से ये बताएंगे कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। दोस्तों, इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि फ्रांसीसी क्रांति का पूरा ओवरव्यू दिया गया है कि एक्चुअल में फ्रांसीसी क्रांति में क्या हो रहा था और उसके वजह से अंत में फ्रांसीसी क्रांति के अंत में क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसकी कहानी इसके बाद के पैराग्राफ से शुरू होती है, यानी नेक्स्ट टॉपिक से शुरू होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। हम इस टॉपिक में जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उससे पहले फ्रांस का समाज किस तरह का था और उस समाज में कौन कौन से ऐसे रीजन्स निकल करके आए जिसके वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है किताब। दोस्तों, यहाँ लिखा गया है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह, तो यहाँ पे डेट दी गई है 14 जुलाई 1789 के मॉर्निंग में। ठीक है, 14 जुलाई 1789 की सुबह क्या होता है, पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। और लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है कि 14 जुलाई 1789, तो ये तारीख दी गई है कि 1789 ईयर है और उसमें 14 जुलाई की सुबह को एक नगर है फ्रांस में, पेरिस। ठीक है, तो पेरिस नगर में आतंक का माहौल रहता है। यहाँ क्या होता है कि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और ये अफवाह फैल गई थी कि सेना को सम्राट ने नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है। और इससे क्या होता है कि लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने जमा हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं और वे एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब वे जन सेना का निर्णय तो गठन करने का निर्णय तो ले लिए हैं, अब उन्हें हथियारों की भी आवश्यकता है। तो वे हथियारों की खोज में एक भवन से दूसरे सरकारी भवन में जाते हैं, उन पर हमला करते हैं, उसके अंदर जबरन प्रवेश करते हैं और हथियारों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसी सिलसिले में क्या होता है वो देखिए। यहाँ लिखा है, अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और वहां पे क्या था, बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और वहां जो कैदी बंद थे उन्हें छुड़ा लिया गया। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, कैदियों की संख्या बास्तिल के किले में केवल 7 थी और उनको छुड़ा लिया गया। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल का किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस विध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। तो दोस्तों, क्या हुआ कि हथियारों की खोज में वो जो जन सेना एकत्र हुई थी वो इधर उधर भटकती है, एक सरकारी भवन से दूसरे सरकारी भवन में जबरन प्रवेश करती है और वहां पे अगर हथियार है तो उसको अपने कब्जे में ले लेती है, लूट लेती है। ठीक है, इसी सिलसिले में क्या होता है, पेरिस नगर के पूर्वी भाग में एक किला था, बास्तिल का किला, जो सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। ठीक है, और वो एक जेल की तरह यूज किया जाता था, जेल की तरह प्रयोग किया जाता था। तो इस बास्तिल के किले पर हमला कर देती है वो
जो एकत्र हुई थी भीड़, वो भीड़ उस बास्तिल के किले पर हमला कर देती है और इस लड़ाई में बास्तिल का जो कमांडर रहता है वो मारा जाता है और 7 कैदी वहां पे बंद थे, उन 7 कैदियों को वहां छुड़ा लिया जाता है और साथ में जो बास्तिल का किला था उसको भी ध्वस्त कर दिया जाता है। अब क्या है कि अब बास्तिल के किले के जो अवशेष बचे थे उनके अवशेषों को उन लोगों को बेच दिया जाता है जो इस विध्वंस को एक स्मृति चिन्ह की तरह संजोना चाहते थे, मतलब एक यादगार पल की तरह उसको संजोना चाहते थे कि आज ही ऐसा हुआ कि ये सम्राट की निरंकुश शक्ति के प्रतीक को तोड़ा गया। तो इसको कई ऐसे लोग भी थे जो याद रखना चाहते थे, तो इनको वैसे ही लोगों को बेच दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा गया है वो देखते हैं। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी और बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। ठीक है, तो बाद में पावरोटी की कीमतें भी बढ़ रही थी, लोग इसका भी विरोध कर रहे थे और इतिहासकार इन घटनाओं को किस तरह से देखते हैं। आज के इतिहासकार वे ये बताते हैं कि ये घटनाएं जो घट रही थी वे बहुत बड़ी बड़ी जो घटना घटी बाद में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, उसके शुरुआत के रूप में इन घटनाओं को देखते हैं इतिहासकार। ठीक है, तो बाद में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो हमने अभी नहीं पढ़ा है, आगे इसी चैप्टर में दिया गया है। तो उन घटनाओं की शुरुआती कड़ियों के रूप में इतिहासकार इन घटनाओं को देखते हैं जो बास्तिल के किले पर अटैक हुआ 14 जुलाई 1789 को, जो आतंक का माहौल पेरिस नगर में था। इन सभी चीजों को एक शुरुआती कड़ी के रूप में देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति की। ठीक है, अब देखिए इसका अंततः इसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है कि फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी जाती है। फिर और भी कई चीजें होती है, नए संविधान भी बनाए जाते हैं, नेपोलियन का उदय होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे इन सभी चीजों को इस चैप्टर में पढ़ते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक में ये जानेंगे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस तरह का था। जैसा कि यहाँ आपका फर्स्ट टॉपिक दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो फ्रांसीसी समाज का स्ट्रक्चर किस तरह का था वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, ये क्रांति से पहले की बात है। तो चलिए देखते हैं कि समाज किस तरह का था। सन 1774 में, तो क्रांति की शुरुआत कब हुई? सन 1789 में, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? सन 1774 की, मतलब 1789 से पहले की बात है। हम अभी फ्रांस के सामाजिक स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का था। ठीक है, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। मतलब 1774 में बुर्बो राजवंश का एक राजा है लुई 16, वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है, मतलब वो सम्राट बनता है। ठीक है, उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया और लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन भी नष्ट हो चुके थे। ठीक है, वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। तो ये जब गद्दी पर बैठता है तो देखता है कि राजकोष पूरा का पूरा खाली हो चुका है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से शादी करता है और इसकी जो रानी थी मेरी एंटोइनेट, वो भी बहुत फिजूल खर्ची करती है। ठीक है, लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी। दोस्तों अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। ठीक है, तो अमेरिका जब आजाद होता है उन 13 उपनिवेशों से, तो उस समय फ्रांस भी अमेरिका की मदद करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया था, खुद कर्जा में डूब जाता है फ्रांस। ठीक है, और जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। अब फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे कि सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या फिर विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो रही थी। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे काम थे, जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या फिर विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए। ठीक है,
इन सभी खर्चों के लिए फ्रांसीसी सरकार टैक्स बढ़ाना चाहती थी, करों में वृद्धि करना चाहती थी और इसके लिए वे बाध्य भी हो रही थी। ठीक है, अब करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई सरकार और यह कदम भी नाकाफी था। देखिए 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। अब देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी समाज के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, ठीक है, और तृतीय स्टेट के लोग ही वहां पे कर अदा करते थे। चलिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये है प्रथम स्टेट। ठीक है, प्रथम स्टेट में कौन लोग था, तो यहाँ पे देखिए पादरी वर्ग। उसके बाद द्वितीय स्टेट आता था, द्वितीय स्टेट में कौन लोग थे, तो कुलीन वर्ग। उसके बाद तृतीय स्टेट आता था, तृतीय स्टेट में कौन लोग थे, तो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, ये लोग आते थे। उसके बाद किसान और कारीगर भी तृतीय स्टेट में आते थे। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, ये लोग भी तृतीय स्टेट में आते थे। तो तृतीय स्टेट में खुद में ही 3 और भाग थे। मतलब देखिए सबसे पहला भाग कौन था, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, ये लोग। और इसका मध्यम वर्ग कौन था, किसान और कारीगर। और इसका सबसे निम्न वर्ग, तृतीय स्टेट का भी निम्न वर्ग कौन था, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, ये लोग। तो ये तृतीय स्टेट जो है, ये पूरा का पूरा तृतीय स्टेट, ये सिर्फ इन्हीं को फ्रांसीसी समाज में कर देना था और इनको विशेषाधिकार प्राप्त था। द्वितीय स्टेट के लोग, कुलीन वर्ग, ये लोग टैक्स नहीं पे करते थे। और ये प्रथम स्टेट जो है, पादरी वर्ग, ये भी टैक्स नहीं पे करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर था फ्रांसीसी समाज का, उसमें क्या क्या दिक्कतें थी वो हम देखते हैं। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 के पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी और लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च तथा तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है, पूरी आबादी में लगभग 90% लोग किसान थे। यहाँ पे देखिए 90% जो आबादी थी वो किसान थे, लेकिन उन्हीं किसानों में कई किसान थे। जैसे 90% लोग तो किसान थे, लेकिन कुछ लोग बड़े किसान थे और कुछ लोग छोटे किसान थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे किसान जो मालिक थे भूमि के, वैसे किसानों की संख्या बहुत कम थी और लगभग 60% जमीन पर कुलीनों और चर्च का अधिकार था। पूरी आबादी देखिए यहाँ पे 90% लोग किसान हैं, लेकिन जो जमीन का परसेंटेज है, मतलब भूमि पर जो स्वामित्व है फ्रांस में, उसका 60% पर स्वामित्व किसका था, कुलीन वर्ग का और पादरी वर्ग का था। ठीक है, 60% जमीन पर अधिकार प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट का था। अब देखिए प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे जन्म से ही, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार ये था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था और किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेत में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो कौन लोग कौन कौन से काम करते थे ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर जाना कि जो प्रथम स्टेट था, द्वितीय स्टेट था और तृतीय स्टेट था, तो ये लोग कौन कौन से काम करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको दी गई है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद यानी धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ठीक है, चर्च जो कर वसूलता था किसानों से, उसको टाइद कहते थे। ठीक है, टाइद। अब ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था और इन करों को टाइल कहते थे और इनमें अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि किसानों को, चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था, टाइद नाम का टैक्स। ठीक है, और इसके साथ साथ सरकार को भी टैक्स देना पड़ता था। इसको टाइल कहते हैं यानी प्रत्यक्ष कर। ये टाइल जो है वो तो प्रत्यक्ष कर था, डायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, और इसके साथ ही किसानों को अप्रत्यक्ष कर और भी बहुत सारे चुकाने पड़ते थे। जैसे अप्रत्यक्ष कर में क्या आ जाता है, नमक पर टैक्स देना पड़ता था,
तंबाकू पर टैक्स देना पड़ता था और रोजाना उपभोग की जो भी वस्तुएं थी उन सभी पर लोगों को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। और इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता ही वहन करती थी। और जनता वहन करती थी, इसका मतलब कौन जनता? तो गरीब जनता, जो किसान थी वो जनता टैक्स पे करके पूरे के पूरे सरकार के कामकाज को चलाती, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि समाज का सिर्फ एक ही वर्ग वो था जो टैक्स पे करता था और पूरे के पूरे समाज को, पूरे के पूरे सरकार के स्ट्रक्चर को चलाता था, ठीक है। और बाकी जो वर्ग था, प्रथम वर्ग, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, इनको विशेषाधिकार प्राप्त था और ये केवल अपना इंजॉयमेंट ही कर रहे थे, ठीक है। और जो जनता मजबूर थी, जिसको दबाया जा रहा था, सबसे सप्रेस किया जा रहा था, वो कौन थे? तो वो तृतीय स्टेट के लोग। जिसमें कौन लोग आते थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, ये लोग आते थे, ठीक है। जबकि सबसे ज्यादा आबादी फ्रांस में इन्हीं की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज को जाना, मतलब फ्रांसीसी समाज के स्ट्रक्चर क्या था क्रांति से पहले, वो हमने जाना। कौन कौन से टैक्स देना, कौन कौन से टैक्स भरने पड़ते थे तृतीय स्टेट को, ये भी हमने जाना, ठीक है। और प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, इनको विशेषाधिकार प्राप्त था, इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ये भी हमने जाना, ठीक है। और फ्रांस का जो सम्राट था वो फिजूल खर्ची बहुत करता था, साथ ही अपनी शान और शौकत बनाए रखने में बहुत खर्चा करता था, ठीक है। और साथ में जो अमेरिका के 13 उपनिवेश को आजाद कराने में साथ दिया था, उससे फ्रांस में कर्जा बढ़ गया था, ठीक है। साथ में पहले से ही राजकोष खाली था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा था फ्रांस की क्रांति से पहले, ठीक है। तो हमने बैकग्राउंड को समझ लिया कि फ्रांसीसी क्रांति होने के पीछे का बैकग्राउंड क्या था। और दोस्तों यही सब रीजंस थे जिनके वजह से फ्रांस में क्रांति हुई, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्रांति किस तरह से शुरू हुई, ठीक है। इनमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, जीविका संकट किस तरह से उभरा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्रांति की शुरुआत हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 में। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि फ्रांस राजतंत्र कैसे बना, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, राजतंत्र तो पहले से ही था। और इसके साथ हम इसका थर्ड टॉपिक देखेंगे जिसमें है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन किस तरह से हुआ और गणतंत्र की स्थापना किस तरह से हुई, ठीक है। उसके बाद हम इसका फोर्थ टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है, यहाँ पे देखिए, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि महिलाओं की क्या भूमिका रही इस क्रांति में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रांति के बाद दास प्रथा का किस तरह से उन्मूलन किया गया फ्रांस में, ठीक है। और इसके साथ साथ अगला टॉपिक हम देखेंगे कि क्रांति और रोजाना जिंदगी क्या थी, ठीक है। तो इस तरह से पूरे के पूरे चैप्टर को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।